Good morning, students. In this video, we will discuss about chapter 3rd of Indian society, which is market as a social institution. In this chapter, we will discuss about the relationship between society and the market and how can market affect society and how society affect the market. So let us start from the meaning of market. What does it mean? Students, there are many meanings related with market because it is a common word. So many people use this word according to their understanding. Here we will discuss about some meanings of market. First is market is just a gathering of seller and buyer. Another thing is market means a place, just like Azad Chowk, Nepali market, etc. The final meaning of market is related with any specific business, just like cloth market in Bhilwara. So students, these are the general or narrow meanings of market. I am a student of economics, so according to economics, market means an activity. Market means an economic activity. जहां पर भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, दिस एक्टिविटी इज नोन एज मार्केट. ठीक है, मार्केट के लिए सेलर का या बायर का वहां पे फिजिकल प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही सेलर और बायर की गैदरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही कोई एक स्पेसिफिक प्लेस होना रिक्वायर्ड है और ना ही कोई स्पेसिफिक बिजनेस मार्केट कहलाता है, ऐसा भी नहीं है. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कमोडिटाइजेशन, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि स्पेसिफिक किसी बिजनेस को अपन मार्केट नहीं कह सकते हैं. आज की डेट में कई सारे ऐसे भी जॉब्स आ रही हैं जो कि डे बाय डे उनका मार्केट क्रिएट होता जा रहा है, जस्ट लाइक मैट्रिमोनियल साइट्स. अर्लियर मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं हुआ करती थी और मैरिज जो एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज करवाने का काम फैमिली का रहता था. लेकिन आज की डेट में देखें तो मैरिज का भी कमोडिटाइजेशन हो चुका है और इस कंडीशन में मैरिज और मैरिज से रिलेटेड जो दूसरी एक्टिविटीज है, जस्ट लाइक मैट्रिमोनियल साइट्स, वो मार्केट बन चुकी हैं. So students, here we have discussed about two meanings of market. One is narrow. ये narrow meaning general gathering को कहता है, सेलर और बायर की जहां गैदरिंग होगी उसको मार्केट कहता है. सेकेंड एस्पेक्ट था, सेकेंड एक पर्सपेक्टिव था कि कोई सर्टेन प्लेस होगा, उसी को आप मार्केट कहेंगे. ठीक है, फाइनल अपन आते हैं, वो सर्टेन बिजनेस को मार्केट कहता है बिकॉज जस्ट दिस पॉइंट से इकोनॉमिक्स कहता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां हो रही है, जहां पे सेलर और बायर की फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी एक्टिविटी मार्केट में काउंट होगी. और आज की डेट में तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं. ठीक है, इसकी वजह से मार्केट का जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है. आगे हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. मार्केट का हमारा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट इज द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड विद मार्केट? तो इसको लेकर देखें तो लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने सोशोलॉजी के वेरियस डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो उसी का ही एक पार्ट था रिलेशनशिप विद फिलॉसफी, रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप विद हिस्ट्री एंड विद इकोनॉमिक्स एज वेल, कि कैसे ये मार्केट, ये इकोनॉमिक्स जो है ये हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं. और हम लोगों ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखे थे, जस्ट लाइक डाउरी, कि कैसे हमारी सोसाइटी हमारे मार्केट को अफेक्ट करती है और कैसे मार्केट हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है. पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. सबसे पहले वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, मीन्स प्राइस कैसे डिसाइड होती है. उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई. स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉड discipline or
सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर पढ़ने बैठेंगे तो पूरा साल निकल जाएगा इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पर बात करते करते, फिर भी इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्टिव सैंपलिंग करते हुए कुछ वही पॉइंट्स ले रही हूँ जो कि आपके इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी हम लोग करते हैं जो कि सोशियोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैल्यू या फिर प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम ये भी पढ़ते हैं ऐसे कौन से फिनोमेनाज हैं जो कि लोगों को सेविंग के लिए प्रमोट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड फाइनली अपन ये भी देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे अफेक्ट करेगी हमारी इकोनॉमी को। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक टर्म दिया था एडम स्मिथ, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर थे एडम स्मिथ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। सोशियोलॉजी भी उन्होंने पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग एडम स्मिथ को पढ़ते ही हैं। तो एडम स्मिथ ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था और उस कंसेप्ट को उन्होंने दैट टाइम कहा था पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा था। ठीक है, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी में है क्या उसके बारे में हम लोग पढ़ें। एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो कि दिया हुआ भी है और कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है एडम स्मिथ के ऊपर, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट तो हम एडम स्मिथ को दे सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के फादर हैं। तो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी, उनके बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में एडम स्मिथ ने कुछ बेसिक बातें डिसाइड की थी, बताने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो इकोनॉमी है हमारी, जिसको लेकर इतना ज्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं, आज भी अगर कोरोना वायरस की वजह से जो 40 डेज का लॉकडाउन अब तक होने को आ गया है, उसकी वजह से भी हम लोगों के लिए बेसिक कंसर्न का जो मैटर है, इशू है, वो हमारी इकोनॉमी भी है कि इकोनॉमी का क्या होगा अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी ऑपरेट कैसे होती है, इसको लेकर एडम स्मिथ ने 2 बातें कही हैं। ठीक है, एडम स्मिथ ने 2 बातें कही हैं जिसको लेकर अपन को मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है। एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमी जो है, उस इकोनॉमी को चलाने वाले जो लोग हैं, ऑपरेट करने वाले जो पर्सन्स हैं, सबसे पहले तो वो सेल्फिश होते हैं। ठीक है, वो सेल्फिश होते हैं, पहली बात। और क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं, दैट्स वाई वो मोर एंड मोर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा एडम स्मिथ ने जो एक और टर्म काउंट करवाई, एक और दूसरा उन्होंने रीजन बताया, टेंडेंसी बताई, वो थी कि सारे लोगों का जो बिहेवियर है, इकोनॉमिक बिहेवियर की मैं स्पेसिफिकली यहाँ बात कर रही हूँ, सभी लोग जो कि इकोनॉमी को ऑपरेट करने का काम करते हैं, उन सबका बिहेवियर जो है वो रैशनल होता है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जब जो भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, ये प्रॉफिट डिराइव्ड होंगे और इनका बिहेवियर जब रैशनल होगा टूवर्ड्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इस कंडीशन में वो मोर एंड मोर बेनिफिट गेन करेंगे। और एडम स्मिथ एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात कहते हैं कि ये बेनिफिट जो है वो इंडिविजुअल नहीं होके ये कलेक्टिव होता है। ठीक है, ये बेनिफिट इंडिविजुअल नहीं होगी कि बेनिफिट अगर किसी एक पर्सन का नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि एक पर्सन का हो रहा है और वो भी सोसाइटी का ही एक मेंबर है, ही और शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट्स वाई उसका बेनिफिट जो है वो कलेक्टिव बेनिफिट होगा। ये कुछ ऐसा ही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सर्किल अगर पूरी सोसाइटी है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, वी द पीपल आर मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हम इसके मेंबर हैं। अगर इनमें से कोई भी वीक पड़ता है तो इस पूरे साइकिल के ऊपर, इसके पूरे सर्किल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ेगा इसका। अगर हम लोग
कोई प्रॉफिट मिलता है, हम लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हम लोगों की पावर इंक्रीज होती है, तो सोसाइटी की पावर इंक्रीज होगी। यही एडम स्मिथ कहना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल्स आर completely related with society, and the benefit or profits of individual affect the profit of society and it is accounted as profit of society। ठीक है, तो एक का जो फायदा है वो सबका फायदा। इसलिए स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ ने कहा कि हमको जो भी लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको हमें काम करने से मना नहीं करना चाहिए और उनको सारे के सारे इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। क्योंकि उनको इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक राइट का मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड बिजनेस करने के राइट, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, दे कैन फ्रीली ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, जब वो करेंगे तो वो उनका जो बिहेवियर है वो सेल्फिश होगा, प्रॉफिट मोर एंड मोर गेन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान, आप हो या मैं हूं, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी लॉस बियर करने के लिए तो कोई ट्रेड नहीं करता। सब सेल्फिश और सबके सब प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट होगा तो इंडिविजुअल का, लेकिन अफेक्ट किसको करेगा? सोसाइटी को करेगा। ठीक है, इसलिए इस इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करने के लिए एडम स्मिथ ने कहा दैट सोसाइटी शुड बी ओपन, और ये ओपन ट्रेड होना चाहिए, ओपन ट्रेड होना चाहिए। ओपन इकोनॉमी भी कई बार जो स्पेसिफिक टर्म है वो ओपन इकोनॉमी भी होनी चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा। इसके लिए और भी अपन चले कि और क्या टेक्निकल टर्म है इस इकोनॉमिक राइट के लिए, ओपन ट्रेड या फिर ओपन इकोनॉमी के लिए, तो एक और भी इसके लिए टर्म है, दैट इज लेसेस फेयर। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस में भी इस चीज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेसेस फेयर। कई बार इंग्लिश में भी आप लोगों ने ये टर्म पढ़ा होगा। इट मीन्स absence ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और जब आपके ऊपर इकोनॉमिक कोई बैरियर्स रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो मोर एंड मोर होंगी, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराएंगी। इवेंचुअली ये बेनिफिट जो होगा आपको मिलेगा, और आपके साथ ही साथ ये बेनिफिट कलेक्टिव होगा और सोसाइटी को भी अफेक्ट करेगा, और सोसाइटी ऐसे ग्रो करेगी, प्रॉस्पर करेगी। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि गवर्नमेंट को ओपन इकोनॉमी रखनी चाहिए। लेसेस फेयर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस एंड मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, और एडम स्मिथ कहते हैं इसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन उठता है, कई जो इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है तो इकोनॉमी में कई बार टर्बुलेंस भी आते हैं। इस कंडीशन में इकोनॉमी को कौन संभालने की कोशिश करेगा? तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इकोनॉमी में कभी भी किसी तरह का कोई टर्बुलेंस आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वहां पे टर्बुलेंस आता भी है तो कुछ प्रॉफिट गेन करने वाली पावर्स होती हैं ईच एंड एवरी इकोनॉमिक सिस्टम में, जो कि उस इकोनॉमी को अगेन स्टेबलाइज कर देती हैं। और इसी चीज को एडम स्मिथ ने कहा है इनविजिबल हैंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। एडम स्मिथ ने कौन सा टर्म दिया था इस पूरी चीज को लेकर? तो एडम स्मिथ ने जो टर्म दिया था दैट वाज इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड की ही वो टर्म है, वही एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से एडम स्मिथ ने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ स्टूडेंट्स आप सबको। मार्केट का मीनिंग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। एडम स्मिथ पर हम लोगों को कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट है कि एडम स्मिथ ने क्या कंसेप्ट दिया था। एडम स्मिथ ने कहा कि सबसे पहले आता है, एडम स्मिथ ने कहा कि लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का राइट देना चाहिए, लोगों के पास इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, और गवर्नमेंट को उसमें इंटरवीन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और अगर अपन देखें एक बिल्कुल एरो मार्क करके एडम स्मिथ का पूरा ये थ्योरी को, तो एडम स्मिथ कहते हैं देयर शुड बी लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है? मीन्स मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए।
ठीक है, गवर्नमेंट का अगर मिनिमम इंटरवेंशन होगा तो कई बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो टर्बुलेंस आती है उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, तो इसके लिए एडम स्मिथ दो बातें कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो सेल्फिश होता है और उनका बिहेवियर रैशनल भी होता है। इन दोनों की वजह से वो प्रॉफिट गेन करेंगे और प्रॉफिट गेन करने की कोशिश जब वो करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी टर्बुलेंस आया हुआ है वो वापस ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट तो भले एक ने गेन किया, इंडिविजुअल नहीं किया, लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो कलेक्टिव रहता है और उसका अफेक्ट जो है वो कलेक्टिव रहता है। दैट्स वाई वापस जो उसका बेनिफिट है वो सोसाइटी को मिलेगा। इस वजह से एडम स्मिथ ने कहा दैट दीज आर द इनविजिबल हैंड्स, दिखाई नहीं देते लेकिन वो सोसाइटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। So that state should not intervene in economic activities. Continue करते हैं हम लोग। Students, there are two perspectives related with economic activities or the relationship between society and economics, और इकोनॉमी को हमको स्टडी कैसे करना चाहिए, इस सारी चीजों को लेकर, इन सारे क्वेश्चंस को लेकर टू ओपिनियंस रहे हैं आज तक। फर्स्ट ओपिनियन कहता है कि हमको सोशियोलॉजी लेना चाहिए और इकोनॉमिक्स को एज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी करना चाहिए, जैसा कि हम लोग 9th एंड 10th तक करते भी हैं। 9th एंड 10th में क्या होता है, पूरा का पूरा आपका SST होता है, ठीक है, और इस SST में आप क्या करते हैं, आप इकोनॉमी को एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज स्टडी करते हैं, ठीक है। जबकि एक दूसरा ओपिनियन है, दूसरा ग्रुप है, उसका मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट देन सोशल सिस्टम और दोनों का सेपरेट स्टडी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अपने प्रिंसिपल होते हैं, उसके अपने कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं और इसकी अपनी कुछ थियरीज होती हैं, और सोसाइटी सोशोलॉजी की अपने कुछ अलग थियरीज, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स होते हैं और दोनों की सेपरेट स्टडी करनी चाहिए। तो ये वाला जो फर्स्ट एस्पेक्ट है जो कहता है, ये एस्पेक्ट अपने आप को एडवोकेट करने के लिए कहता है, ऐसा नहीं है, दीज बोथ सब्जेक्ट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दीज बोथ डिसिप्लिन्स आर अफेक्टेड विथ ईच अदर। कैसे अफेक्ट करते हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा भी था कि आपकी सोसाइटी आपकी इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है। इकोनॉमी में बूम आने का टाइम इंडिया में क्या रहता है, इंडिया में इकोनॉमी में बूम तब आता है जब कोई फेस्टिव पीरियड हो, जस्ट लाइक दिवाली। दिवाली टाइम ऐसा टाइम है जब मिट्टी भी बिकती है, मिट्टी के दीपक, ठीक है, तब इकोनॉमी में बूम आता है। और इसके अलावा इकोनॉमी में बूम कब आता है, जब मैरिज सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है, जब शादी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंडिया में मैरिज में एक तो गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, दैट्स वाई गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अब क्योंकि डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड की वजह से प्राइस भी, वैल्यू भी इंक्रीज होती हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रही हूं कि फर्स्ट ओपिनियन कहता है दैट आवर इकोनॉमिक सिस्टम इज अफेक्टेड बाय सोसाइटी एंड सोसाइटी अफेक्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, और इसी की वजह से ही इकोनॉमिक सिस्टम में बूम आता है या फिर डिप्रेशन आता है। आपको मालूम होगा जब श्राद्ध पीरियड होता है हिंदू सोसाइटी में, तब कोई भी हम लोग ऑस्पिशियस कोई भी ओकेजन हमारे यहाँ नहीं रहता है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, इस वजह से हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है। लेकिन दिवाली टाइम में क्योंकि रहता है कि दीपावली पर, धनतेरस पर कुछ ना कुछ तो घर लाना ही चाहिए, भले छोटी ही चीज हो, इस वजह से दैट टाइम, दिवाली टाइम पे, फेस्टिव सीजन में या फिर मैरिज सीजन में हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में बूम आता है। तो फिर कैसे इंडिपेंडेंट हुई, हमारी सोशल एक्टिविटीज तो अफेक्ट कर नहीं है। शादी के टाइम पे गोल्ड देने की डिमांड रहती है और इसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और इकोनॉमिक सिस्टम में तब भी बूम आता है। तो यहाँ तो हमको बिल्कुल ठीक ठाक से दिख रहा है कि हमारी सोसाइटी कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। दैट्स वाई हमको इकोनॉमी को एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और सोशोलॉजी स्टडी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन। जबकि ये कंप्लीटली डिफरेंट बात कहता है, ऑपोजिट बात कहता है। ये कहता है दीज बोथ डिसिप्लिन्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो इसी को ही एडवोकेट करें। सो स्टूडेंट्स,
हाउ सोसाइटी अफेक्ट इकोनॉमिक्स, इसको लेकर आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसका एक धोराई विलेज है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट, उसका एक विलेज धोराई, और इस धोराई में लगता है आपका ट्राइबल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीकली जो ट्राइबल मार्केट लगता है, इस ट्राइबल मार्केट की अपन बात करें तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो उनका प्रोडक्शन लेकर यहाँ पहुँचती हैं। तो ट्राइब्स यहाँ पे सेल करती हैं। क्या सेल करती हैं? उनका ट्रेडिशनल प्रोडक्शन वो सेल करती हैं। और ये ट्राइब्स यहाँ से कुछ परचेज भी करती हैं। क्या परचेज करती हैं? रेडीमेड मटेरियल, जो कि उनके विलेज में अवेलेबल नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सेलर और बायर ही आते हैं इस ट्राइबल मार्केट में। इसके साथ ही साथ है तो चीज क्या है? मार्केट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा भी यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी होती हैं। यहाँ पे कुछ फ्यूडल्स जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं। फ्यूडल्स के अलावा यहाँ पे जोकर्स आते हैं। जोकर्स के बाद अगर अपन देखें तो हॉरोस्कोप देखने वाले लोग भी आते हैं, ज्योतिष लोग भी आते हैं, और अदर एक्सपर्टीज जिनको अपन स्पेशलाइजेशन जिनका किसी भी फील्ड में होता है, या फिर जिनको अपन कहें एक्सपर्ट्स, वो भी इस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मालूम पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और बस्तर का धोराई रीजन, जहाँ पे वीकली ट्राइबल मार्केट लगता है, वहाँ इकोनॉमी एक्टिविटी तो होती ही, सेलिंग और परचेजिंग तो वहाँ पे होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो मेले होते हैं, ट्रेडिशनल मेलों की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। इसका अपन दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, ये तो रह गई छत्तीसगढ़ के धोराई में, लेकिन अगर आप पुष्कर का कैटल मार्केट देखें तो वहां पे भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। लोग आते तो अपनी कैटल को सेल करने के लिए या फिर कुछ परचेज करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पे इस सेलिंग और परचेजिंग के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, और ये बहुत बड़ा मार्केट होता है। यही मार्केट जो है, ये मार्केट क्या काम करता है? ये क्या करता है, जो आपका लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट को वो रीजनल मार्केट से जोड़ेगा, और रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट से, और नेशनल मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से। इस तरह से सारी इकोनॉमीज जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। लोकल डायरेक्ट इंटरनेशनल तो जा नहीं सकता कि आदिवासी हैं वो डायरेक्ट चले गए अमेरिका, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा चेन रहता है इकोनॉमीज का। आगे अपन देखें और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे एरियाज जहां पे इंटरटेनमेंट की कोई मीन्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो लोगों का टाइम कैसे पास हो, है ना। इस वजह से लोग इस ट्राइबल मार्केट में, जिनको ना तो कुछ सेल करना है, ना कुछ परचेज करना है, ना तो फ्यूडल है, ना ही आप एक्सपर्ट है, ना ही आप हॉरोस्कोप देखने वाले, ना ही आप जोकर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन फिर भी लोग वहां पे जाते हैं। द रीजन इज सोशल इंटरेक्शन। वहां पे अपने लोग मिलेंगे, उनके साथ हम लोग अच्छे से बातें करेंगे, गप करेंगे, गॉसिप करेंगे। इसके लिए भी कई बार लोग मार्केट जाते हैं, और आप में से भी कई बार आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो कोई इंटेंशन आपका नहीं होता है कुछ परचेज करना है, कुछ सेल करना है, ऐसा विदाउट एनी इंटेंशन आप लोग मार्केट जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? यूं स्टूडेंट्स, यही है मार्केट के एक्स्ट्रा इकोनॉमिक डायमेंशंस, है ना। इसके अलावा कई लोग जो है ट्राइब्स की, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इन ट्राइब्स में से जो ट्राइबल एक्टिविटी, ये इस मार्केट में कई बार तो लोग मैरिज पर्पस से भी जाते हैं, है ना। कोई लोग, अब कोई किसी के रिश्तेदार से मिल गया, रिलेटिव से मिल गया, और वहीं पर ही उनको अगर मालूम पड़ जाता है कि उनके वहां पे भी उनकी यंगर डॉटर या फिर यंगर सन है, तो वो आपस में ही जो मैरिज रिलेशनशिप है उनकी भी बात उनके पेरेंट्स कर लेते हैं। तो ये मैट्रिमोनियल के हिसाब से भी ये ट्राइबल मार्केट इन ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर अपन बात करें तो इस ट्राइबल मार्केट में चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर अपन देखें तो धीरे धीरे करके कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, इस कॉलोनियल एरा में इस ट्राइबल मार्केट को नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जब और ज्यादा एक्सेस मिली, तो
इन ट्राइबल कमोडिटीज की, प्रोडक्ट्स की, या फिर अपन बात करें गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हो गई। जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी और ज़्यादा डिमांड स्टार्ट हो गई, तो जो कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ट्राइबल रीजन, है ना, ट्राइबल रीजन जो कि स्पेसिफिकली फॉरेस्ट है, वहां पे उनका इंटरवेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, इनका इंटरवेंशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब इस इंटरवेंशन के अगेंस्ट ट्राइब्स जो थी, उन्होंने रिवॉल्ट किया। हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हैं। मैं वापस कह रही हूँ, हिस्ट्री पार्ट 3 चैप्टर 1 की अगर आप बात करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसको पढ़ने पर आपको मालूम होगा कि कैसे ये ट्राइब्स हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। इवेंचुअली इन संथाल्स ने और पहाड़ियाज ने भी रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने पहले पहाड़ियाज एंड लेटर ऑन उन्होंने संथाल्स की जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश की, और इनकी लैंड को एनक्रोच करने का काम उन्होंने किया। दैट इज वाई संथाल्स ने, हु वर ट्राइब्स, ठीक है, तो संथाल्स ने बिफोर दैट पहाड़ियाज ने भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रिवॉल्ट किया। हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स आपको देखने पढ़ने को मिलेंगे। इवन आफ्टर 90s एरा, और अगर अपन बात करें जब गांधी इंडिया में है, तो गांधी के इंडिया में आने के बाद भी साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे तो बहुत ज्यादा वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर रूल। अब इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट रीजन में कौन रहता था, यहाँ पे रहती थी ट्राइब्स। अब इसका ब्रिटिशर्स ने कर लिया एनक्रोचमेंट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये फॉरेस्ट रीजन में उन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं वो, इसके अलावा उन्होंने वहां पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो फॉरेस्ट रीजन है जहां पहले ट्राइब रहती थी, ठीक है, अपन इसको करें बिफोर एंड लेटर ऑन, यहाँ पे नॉन ट्राइबल्स भी यहाँ पे आने लग गए, सेटल होने लग गए। और नॉन ट्राइबल में कौन था, नॉन ट्राइबल में आपके बिजनेसमैन हो गए, फ्यूडल्स हो गए, है ना, ये सबके सब यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे इनका सेटलमेंट होने लगा, और सेटलमेंट होने की वजह से ये हुआ कि जो ट्राइबल लाइफ थी, वो ट्राइबल लाइफ लार्ज लेवल पर अफेक्ट हुई। अब धीरे धीरे करके इस ट्राइबल रीजन में, जो कि फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। तो ट्राइब जो कि पहले मदर नेचर से जुड़ी हुई थी, फैक्ट्री और मशीनरी से जिसका कोई लेना देना नहीं था, अब ये ट्राइब्स जो थी इन्हीं फैक्ट्रीज में वर्क करने लगी, जॉब करने लगी। तो जो ट्राइब्स जो पहले उस लैंड की ओनर रहा करती थी, आज वहां पे वो ट्राइब जो थी वो वहां पे एज अ वर्कर काम करने लग गई। और इस सब का इन ट्राइब्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इनकी पुअर्टी डे बाय डे इंक्रीज होती गई। पुअर्टी तो इंक्रीज हुई ही हुई, ये लैंडलेस भी हो गए। इसीलिए आज की डेट में जो ट्राइब्स हैं उनका, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड है। ट्राइब्स गवर्नमेंट के लिए कुछ भी पॉजिटिव सोचती नहीं है। जो भी आप नक्सलिज्म की जो बात सुनते हैं आप, वो बेसिकली इसी वजह से ही इमर्ज हुआ है, ठीक है। द नक्सलिज्म इज इमर्ज्ड ड्यू टू दीज एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये एक्टिविटीज जो थी कॉलोनियल एरा में भी थी, और ये एक्टिविटीज मोर और लेस, मैं एब्सोल्युटली नहीं कह रही हूँ, एक्टिविटीज ऐसे काम, ऐसी जो स्ट्रेटजी है कॉलोनियल एरा में बहुत ज़्यादा थी, और आज की डेट में वो थोड़ी सी कम हुई है, बट इट इज़ स्टिल कंटिन्यूड मोर और लेस। आगे बात करें हम लोग, तो आज की डेट में, जो आज की डेट की बात करें अपन, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड मीन्स वी द मेन स्ट्रीम पीपल, और ये ट्राइब्स जो हैं इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मेन स्ट्रीम
मीन्स एक्सटर्नल, और यहाँ ट्राइब्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लॉइटेशन पर रिलेटेड है। मेन स्ट्रीम ट्राइब्स का एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। जिन ट्राइब्स की ओनरशिप रहा करती थी नेचुरल रिसोर्सेज पर, आज मेन स्ट्रीम ने उनका एनक्रोचमेंट कर दिया है। इसको लेकर इवन दो कई सारे एनजीओज हैं, वो बहुत सारे मूवमेंट्स भी उन एनजीओज ने चला रखे हैं, लेकिन अभी तक भी ट्राइब्स को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर, लोकल रिसोर्सेज पर ओनरशिप नहीं मिल पा रही है। इवन दो अब तो धीरे धीरे करके ये ओनरशिप इनकी जाती जा रही है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको गोंड ट्राइब मिलेगी। ठीक है, ये गोंड ट्राइब की अगर अपन बात करें कि गोंड ट्राइब रहती कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में आपको गोंड ट्राइब मिलेगी, झारखंड में भी आपको गोंड ट्राइब मिलेगी। गोंड ट्राइब धोराई रीजन में भी रहती हैं, और जिस ट्राइबल मार्केट की, वीकली ट्राइबल मार्केट की हम लोगों ने बात की, यहाँ गोंड ट्राइब भी जाती हैं, और यहाँ पे गोंड ट्राइब जो है वो सेल करती है। एक स्टडी हुई थी, नाम मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जिस ट्राइबल मार्केट की हम लोगों ने धोराई रीजन में बात की है, वहाँ गोंड ट्राइब जो है वो तो अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स वहाँ से सेल करती है, और वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल पर्सन्स भी आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी से भी कुछ लोग आते हैं जो कि रेडीमेड मटेरियल वहां लाते हैं, और वो रेडीमेड मटेरियल वो सेल आउट करते हैं किनको, इन गोंड ट्राइबल पर्सन्स को। तो गोंड ट्राइब जो है अपनी नेचर को सेल करके अब वो मॉडर्न सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से परचेज करने का काम करती है। यहाँ पे अपन देखें कि ट्राइबल मार्केट में कौन बैठता कहाँ है, तो अल्फ्रेड गेल ने एक स्टडी की थी 1982। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, इस पूरे के पूरे ट्राइबल मार्केट में जो अपर हिंदू हैं, ठीक है, अपर हिंदू पर्सन्स जो हैं उनके बैठने की जगह अलग होती है। ठीक है, मान लो ये मार्केट है पूरा, तो according to this study which was done by Alfred Gain in 1982, according to this study, जो अपर हिंदूज हैं वो इस पूरे मार्केट को एनक्रोच करते हैं, मतलब अंदर वो बैठेंगे, और बाहर की जो साइड रहती है, इस बाहर की साइड में वो गोंड ट्राइब्स को बिठाते हैं, उनको वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर सेलिंग्स, फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदूज सिर्फ शूद्रास के साथ ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो लोग जो कि शूद्रास में नहीं हैं, जो कि कास्ट सिस्टम को जानते समझते तक नहीं हैं, हमारा अपर हिंदू जो है, हमारा हिंदू सिस्टम जो है, वो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट करता है। और यहाँ पर भी आपको एक प्रिविलेज देखने को मिलेगा कि बिकॉज we, the mainstream, we the upper Hindus will sit here and the Gonds will done their economic activities here. ये एक फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी हमारी सोसाइटी से अफेक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में हमको आ रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जहां पे बैठना चाहे बैठ सकता है, क्योंकि आप भी सेलर एंड बायर हैं और अंदर वाले भी सेलर और बायर हैं, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन रहता है उनकी सोशल स्टेटस का। आगे बढ़ते हैं। एक और आपका हेडिंग आता है इस चैप्टर में कि प्री कॉलोनियल एरा में और कॉलोनियल एरा में हमारे यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड मार्केट था और जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। प्री कॉलोनियल प्लस कॉलोनियल। अब इसमें कौन सी दो चीज़ों के बारे में बात होगी? एक तो कास्ट बेस्ड मार्केट के बारे में, और दूसरा पूरे की पूरे आपके ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में या फिर बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स, देयर आर टू ओपिनियंस रिलेटेड विथ द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इन इंडिया, कि इंडिया में मार्केट कब डेवलप हुआ, एवोल्यूशन कैसा है। तो एक तो कहता है, पहले हम लोग कॉलोनियल का कंटेक्स्ट देखें फिर प्री कॉलोनियल पर आएंगे। एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि इंडिया में मार्केट नाम का जो सिस्टम है ना, जो करेंसी एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो कॉलोनियल एरा में आया,
जबकि इसको कंटेन करने के लिए, है ना, दूसरा एक और ग्रुप है जो कहता है कि ऐसा नहीं है, और प्री कॉलोनियल एरा जो था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, इसके पहले भी इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम वेल डेवलप्ड था। अब कैसे वेल डेवलप्ड था, तो इसके लिए वो एग्जाम्पल बताते हैं कि आपको मालूम होगा कि इंडिया में सिल्क का बहुत लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होता था और उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया में सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसकी डिमांड है, दैट मीन्स हम लोगों के यहाँ मार्केट तो था। ब्रिटिशर्स ने उस मार्केट को, जो एक फ्री मार्केट रहा करता था, जो एक्सप्लॉइटेशन पर बेस्ड नहीं रहा करता था, जहां पर लोगों की लोकल रिसोर्सेज पर ओनरशिप रहा करती थी, ब्रिटिशर्स ने प्री कॉलोनियल एरा के मार्केट में, कॉलोनियल एरा जब आया, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने इस मार्केट का जो नेचर था, जो इसका स्ट्रक्चर था, इसको चेंज कर दिया। और चेंज ऐसे कर दिया कि जो नॉन एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड था, उस नॉन एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड मार्केट को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड कर दिया। इसके अलावा देखें तो प्री कॉलोनियल एरा का जो मार्केट था वो कास्ट बेस्ड रहा करता था। कास्ट बेस्ड कैसे रहा करता था, मैं आपको पहले बता चुकी हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण टीचिंग, क्षत्रिय सिक्योरिटी, वैश्य जो है वो बिजनेस करेंगे। तो प्री कॉलोनियल एरा में हमारे यहाँ पर जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था वो कास्ट बेस्ड सिस्टम था। वहां पे वैश्य कम्युनिटी, जिसको अपन बनिया या मारवाड़ी भी कहते हैं, पूरी की पूरी वैश्य कम्युनिटी जो थी वो ट्रेड करती थी, बिजनेस पर उनकी हेजेमनी थी। और उनकी इस हेजेमनी का नेचर कैसा था, हाउ वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो विद इन कास्ट रहा करता था। ये सबके ये जो वैश्य कम्युनिटी है ये क्या काम करती थी, ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती थी। अब लोन बेसिकली वो अपनी खुद की कास्ट में ज्यादा प्रोवाइड करने की बात करते थे इनिशियली। मैं बात की बात नहीं कर रही हूँ कि कॉलोनियल एरा में, आप कहेंगे कि कॉलोनियल एरा में तो बहुत सारे फ्यूडल्स थे जो कि बहुत लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हम प्री कॉलोनियल एरा की बात कर रहे हैं, ऐसा टाइम जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में नहीं आए थे। मैं बात कर रही हूँ टिल 16th सेंचुरी की, है ना। तब उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो था लोन प्रोवाइड करने का वो कास्ट बेस्ड था। तो इस वजह से लोन देने वाला कौन है, एक कास्ट का, लोन लेने वाला भी उसी कास्ट का है। तो लोन लेने के बाद अगर वो ग्रोथ करता है तो भी कौन सी कास्ट की हो रही है। आप और अच्छे से समझें कि कैसे हमारे यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हुई इकोनॉमिक सिस्टम में। वैश्य कम्युनिटी लोन प्रोवाइडर, हो गया प्रॉफिट। अब वैश्य कम्युनिटी ने जिसको लोन दिया, ठीक है, जिसको उन्होंने लोन दिया, डेट प्रोवाइड किया, तो उसको भी प्रॉफिट हो गया। अब दोनों की दोनों बिलोंग कौन सी कम्युनिटी से करते हैं, वैश्य कम्युनिटी से। तो इस वजह से इस इंट्रा कास्ट लोन सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि एक कम्युनिटी जो है उसका ट्रेड पर हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रूरल अर्बन के बीच में एक क्लियर कट डिवीजन आपको देखने को मिला ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा में रूरल और अर्बन के बीच में एक क्लियर कट डिवीजन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, रूरल कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं है, अर्बन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है। यहाँ पे रूरल जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, रूरल इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे मशीनरी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सर्विसेज नहीं है, और यहाँ पे कई तरह की सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन जल्दी हुआ, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लेटर ऑन हुआ। तो ये क्लियर कट आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। अगर आपको और ज्यादा समझना हो तो 11th क्लास का चैप्टर उठा के देख लो, अर्बन एंड रूरल ऑर्डर, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अर्बन और रूरल के बीच में एक क्लियर कट डिवीजन देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आज की डेट में भी देखें, मुंबई और भीलवाड़ा का सुवाना, दोनों की दोनों पकड़ लो आप, दोनों की कंपेयर कर लो आप कि कहाँ मुंबई दिख रहा है और कहाँ आपको सुवाना दिख रहा है।
कहाँ दिल्ली दिख रहा है आपको और कहाँ आपको आसीन दिख रहा है, और कहाँ आपको जयपुर दिखता है और कहाँ आपको मंडल दिखता है। दोनों के बीच में क्लियर कट डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। यही डिफरेंस है प्री कॉलोनियल एरा में और कॉलोनियल एरा में। और क्योंकि प्री कॉलोनियल एरा में तो इतनी सिटीज ही नहीं थी, इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन क्योंकि कॉलोनियल एरा में सिटीज एस्टैब्लिश हुई तो डिफरेंस भी देखने को आप लोगों को मिला। हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहा करता था। बैंकिंग सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पर हुंडी सिस्टम ट्रेंड में था। हुंडी सिस्टम जो है एक तरह का रिटर्न अश्योरेंस है टू द फ्यूडल। जब फ्यूडल से कोई लोन लेता है, जस्ट एन एग्जाम्पल रजनी, फ्यूडल से रजनी ने लोन लिया, तो इस लोन के बदले में इनिशियली जब लोन आप ले रहे हैं दैट टाइम आपको गारंटी देनी पड़ेगी। तो गारंटी के फॉर्म में रजनी हुंडी प्रोवाइड करेगी। हुंडी क्या है? रिटर्न अश्योरेंस है। अब इस हुंडी में रजनी टर्म भी लिख के देगी, टेन्योर लिख के देगी कि मैं आपको विद इन 1 ईयर रीपे करूंगी, इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, सब कुछ उस हुंडी में रिटर्न अश्योरेंस रहती थी। तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम, जो कि आज का बैंकिंग सिस्टम हमारा रहता है, इतना ज्यादा मॉडर्न हमारा एंसेंट और मेडिवल बैंकिंग सिस्टम था। तो जो अपन बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रेड और बिजनेस जो है वो कॉलोनियल एरा में ही डेवलप्ड हुआ, इट इज रॉन्ग। प्री कॉलोनियल एरा में भी हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था। आपकी बुक में स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है तमिलनाडु के नाटुकोटाई चेट्टियार का। मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ देन आई एम सॉरी, मुझे तमिल नहीं आती है, लेकिन हाँ जहां तक मैं समझ पा रही हूँ तमिलनाडु के जो नाटुकोटाई चेट्टियार है, जिनको कई बार नाकरटर भी कहते हैं, उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाकरटर जो थे वो इंटरनली बिजनेस करते थे, तो इंटरनल बिजनेसमैन क्लास था तमिलनाडु का नाटुकोटाई चेट्टियार, जिनको नाकरटर कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ये इंटरनल बिजनेसमैन क्लास था और ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था और मॉडर्न टेक्निक्स थी इनकी बिजनेस करने की। मॉडर्न नॉर्म्स को उन्होंने बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रखा था। लेकिन सब कुछ जो था, ये पूरा का पूरा बिजनेसमैन क्लास तो था, लेकिन इनका बिजनेस जो था वो विद इन कास्ट सिस्टम होता था। कास्ट के बाहर वो बिजनेस नहीं करना पसंद करते थे, या फिर किनशिप हो गई उससे भी अफेक्टेड था। फैमिली की बात करें तो इन सब चीजों से अफेक्टेड रहा करता था नाटुकोटाई चेट्टियार्स का बिजनेस, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही वो बिजनेस करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को सेल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो लोन प्रोवाइड करने का काम है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम है, वो उनकी कास्ट, किनशिप एंड फैमिली बेस्ड होगी। आगे अगर अपन बात करें कि उनकी कौन कौन सी फैसिलिटीज थी, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग इज मार्केट एज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मार्केट एज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इंडिया का जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कम्युनिटी कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट लिखने में बहुत टाइम लगेगा और नोट्स वैसे भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग जस्ट इनिशियल्स। तो पहले का ट्रेडिशनल अपने यहाँ पे बिजनेसमैन कम्युनिटी कैसी रहा करती थी, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड करना अगर पढ़े, क्लासिफाई करना पड़े कैरेक्टरिस्टिक को, तो सबसे पहले कास्ट बेस्ड रहा करता था ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्लास, और इनकी ये भी पूरा इनका स्टेटस पर बेस्ड रहा करता था, और कई लोग इस स्टेटस को गेन करने के लिए बिजनेस करना स्टार्ट करते थे। जैसे कि पहले बनिया जो वैश्य कम्युनिटी है ना, जो वैश्य कम्युनिटी है वो ही ट्रेड करती थी, बिजनेस करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मारवाड़ी क्लास उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। गुजरात के पाटीदार्स ने भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और अगर मुस्लिम कम्युनिटी में आए तो बोहरा, जैन्स, सिंधी, ये सारी की सारी क्या हैं? ये कास्ट तो अब बनी है। अर्लियर दीज ऑल कम्युनिटीज वर बिजनेसमैन क्लास कम्युनिटीज,
है ना। ये सबकी सब बिजनेस करना पसंद, बिजनेसमैन कम्युनिटी बन गई सारी की सारी कम्युनिटी, और ऐसे करके इन्होंने अपनी स्टेटस को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी शुरू से ही जो स्टेटस थी वो अपर रहा करती थी, ऐसा नहीं है। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेंशन है, कॉलोनियल एरा में एक ट्राइब जो थी वो सॉल्ट, जो बंजारा कम्युनिटी होती है, बंजारा कम्युनिटी सॉल्ट का बिजनेस करती थी, और सॉल्ट का बिजनेस करती थी तो बिजनेसमैन कम्युनिटी बंजारा कम्युनिटी, लेकिन फिर भी क्योंकि सॉल्ट का बिजनेस कर रही हैं इसलिए उनकी सोसाइटी में स्टेटस अपर नहीं रहा करती थी। मैं एक रिकैप दे देती हूँ, इंडिया का जो मार्केट सिस्टम, मार्केट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। उसके लिए अगर अपन देखें कि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कम्युनिटी हमारी कैसी रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट बेस्ड है, कंप्लीटली विद इन कास्ट बिजनेस करती हैं, बिजनेस इन द सेंस बैंकिंग फैसिलिटी विद इन कास्ट प्रोवाइड करेंगी, स्टेटस सिंबल, स्टेटस इनकी अपर रहती है। अब जिसको अपर स्टेटस गेन करना हो वो बिजनेस करना स्टार्ट करो, तो मारवाड़ी, पाटीदार गुजरात के, मुस्लिम कम्युनिटी में बहरा, जैन, सिंधी, इन कम्युनिटीज़ ने अपनी स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में पूरा का पूरा बिजनेसमैन कम्युनिटी बन चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने वाले लोगों की स्टेटस अपर रहा करती थी। कॉलोनियल एरा में इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो सॉल्ट का बिजनेस करती थी, ट्रेड करती थी, वो बंजारा कम्युनिटी जो है उसकी स्टेटस कॉलोनियल एरा में भी लो ही मानी गई। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये जो बिजनेस है, ट्रेड जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये लोगों की हेरिडिटी बन गई, हेरिटेज बन गई लोगों की, ठीक है। एक कम्युनिटी जो भी बिजनेस करती आ रही है, फिर वो पास ऑन होगा उनकी सेकंड जनरेशन में, फिर सेकंड से थर्ड जनरेशन में वो पास ऑन हो, और धीरे धीरे करके ये उनका ट्रेडिशनल बिजनेस बन गया। एक लार्जर क्वेश्चन एक यहाँ पे है कि ये कास्ट बेस्ड ही क्यों होता था। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अपन बात कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली बैंकिंग एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें, तो वो कास्ट बेस्ड क्यों रहती थी? क्योंकि अपनी ही कास्ट के लोगों के टूवर्ड्स, आप एंसेंट मेडिवल की बात तो छोड़ें, मॉडर्न एरा की बात भी करें, तो आपका जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो या फिर क्रेडिट जो है, वो आपकी विद इन कास्ट ज्यादा रहेगी। आप कंपैरेटिवली अदर कास्ट, अपनी खुद की कास्ट में बिजनेस करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इसी क्रेडिट, इसी ट्रस्ट, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, इसी फेथ की वजह से ये इंट्रा कास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, एक कंप्लीटली न्यू हेडिंग है विच इज colonialism and the emergence of new market. colonialism plus emergence of new market. कैसे न्यू मार्केट बना, तो अपन उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, जैसे ही कॉलोनियलिज्म आया तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो भी हैंडीक्राफ्ट था उसका धीरे धीरे करके वो रून होता गया, धीरे धीरे करके वो एंड आता गया उसका, ठीक है। तो जो हैंडीक्राफ्ट है, उस हैंडीक्राफ्ट का धीरे धीरे करके रून होता गया, अबॉलिशन होता गया, या फिर एंड आता गया उसका। धीरे धीरे करके अगर अपन बात करें कि और क्या क्या न्यू मार्केट आया, पहले तो अपना कौन सा मार्केट था? एंसेंट मार्केट, या फिर अपन उसको कहें ट्रेडिशनल मार्केट। और ब्रिटिशर्स जब आए तो इन्होंने इस एंसेंट या फिर ट्रेडिशनल मार्केट को कन्वर्ट कर दिया मॉडर्न मार्केट में। कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो भी फैसिलिटीज और दूसरी लॉन्च की थी, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन की सिस्टम ही आप देख लें, तो उसमें भी पहले बार्टर सिस्टम रहा करता था, हिस्ट्री में लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मॉडर्न एरा में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हुए बार्टर सिस्टम को छोड़ के करेंसी एक्सचेंज की बात उन्होंने करी, और करेंसी में ही उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। Students, this is the first part of this chapter, and in next video we will complete this chapter. Till then you have to read textbook of NCERT. This will create a better understanding related with economic system and society. Thank you so much. This is Rajni Gagwani signing off.